जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आपका जो इसको रहता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना होगा। तो पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक व वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है? राइट आंसर यहां पर विकल्प बी के साथ जाएगा। व्यवहारवाद संप्रदाय में तथ्यात्मक व वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। और व्यवहारवाद के जनक कौन है? ध्यान रखिएगा, जे.बी. वाटसन। इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा, तो भाई जो समावेशी शिक्षा है यह है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिगम में खालिस्तान ने प्रभाव का नियम दिया था। देखिए भाई, हमें पता है थॉर्नडाइक महोदय ने मुख्य अधिगम के 3 नियम दिए हुए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। शैशव अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। देखिए, जो शेष अवस्था होती है भाई, इसमें जो बच्चों के क्रियाकलाप हैं वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो भाई युंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बच्चा क्या है, मतलब थोड़ा उसका आंसर सही देता है बस, तो ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, बालक की ओर ध्यान न देना, भैया ये नेगेटिव है, ये हिदायत देना, बालक को डांटना, ये आप काम नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या करेंगे, बालक के प्रयास की सराहना करेंगे कि जितना भी उसने किया है बहुत अच्छा किया है। ठीक है, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है यहां पर पूछा गया है। अभिप्रेरणा छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है, बिल्कुल भाई सही है। अभिप्रेरणा आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रिया हैं, बिल्कुल भैया सही है। यह क्रिया को आगे बढ़ाती है और उसे दिशा देती है, बिल्कुल सही है। यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मजबूर करती है, तो यहां पर जो लिखा हुआ है मजबूर करती है, ये भाई एक नेगेटिव पॉइंट हो गया जो कि सत्य नहीं है, यही हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? आपकी भैया कक्षा में एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, तो बच्चा सामान्य सोच वाला है? नहीं भाई, ऐसा यहाँ कहा ही नहीं गया है कि बच्चा कमजोर है या उसे कोई परेशानी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, ऐसा हम नहीं सोच सकते, क्योंकि बच्चा भाई समझने का प्रयास कर रहा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है। बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विकल्प सी। यहाँ पर हम सोचेंगे कि जो बच्चा
समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, अर्थात बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? तो भाई एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का जो उपयोग है दूसरी परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद ही होगा। देखिए, जो शिशु का व्यवहार है भाई वो है अधिकांशतः मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो भाई जो हाल का सिद्धांत है यह किशोरों का मनोविज्ञान की व्याख्या करता है। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की बताएं आप लोग कैसी एजेंसियां हैं परिवार एवं पास पड़ोस बच्चे के सामाजिकरण की? तो भाई यह कैसी हैं? ये भैया प्राथमिक एजेंसियां हैं, क्योंकि बच्चा क्या है इनके संपर्क में रहता है, वह मतलब अब खुद से इनके संपर्क में रहता है। ठीक है, जैसे परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया। ठीक है, तो ये प्राथमिक एजेंसियां ये कहलाती हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल अवस्था की विशेषता है? मध्य बाल अवस्था की विशेषता जिसका समय कितना होता है? 7 से 11 वर्ष होता है। और यहाँ भाई प्याजे के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है विकल्प सी के साथ जाएगा। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। विकल्प सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संरचनावादी उपागम बताता है कि खालिस्तान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। बताएं आप लोग कि संरचनावादी उपागम के अनुसार ज्ञान की संरचना के लिए क्या सबसे आवश्यक होता है? तो भैया विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विकल्प ए यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं आपको सभी प्रश्न डिटेल में समझा भी सकता हूं, लेकिन एक वीडियो में समझाया था तो आप लोगों ने ही कमेंट किया था सर आप ज़्यादा मत समझाएं, आप सीधा सीधा आंसर बताते जाएं। तो मैं अब क्या करता हूं, समझाता नहीं हूं, थोड़ा बहुत हिंट देता हूं बस और आपको आंसर बता देता हूं। ठीक है, आप लोग जैसा करते हैं वैसा ही मैं करता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर कहा गया है शिक्षक कक्षा में पढ़ाने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? कोई शिक्षक है जो ऐसे बच्चे जो पढ़ने में ध्यान नहीं देते, शिक्षक बताएं उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा? बच्चों को कक्षा के बाहर जाने के लिए कहना, भैया ये नेगेटिव पॉइंट है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें डांटना, ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। ठीक है, उनसे बात करके तथा उनकी आरुचि का कारण जानने की कोशिश आपको करना है। विकल्प सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है यहां पर निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? देखिए शिक्षण अधिगम के लिए बताना है प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली क्या नहीं है इनमें से। तो देखिए
विकल्प डी में कहा गया है दिए गए ज्ञान को दोहराने पर केंद्रित करना। मतलब यहाँ पर क्या है, रटने पर फोकस किया जा रहा है, जो कि भाई गलत है। ठीक है मेरे भाई, बाल विकास या फिर शिक्षा शास्त्र या फिर किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी आती है तो उसमें आपको ऐसे जो पॉइंट दिखें उन्हें आपको नेगेटिव लेना है, जिसमें बच्चे को डांटने की बात की जाए या बच्चे को कक्षा से बाहर निकालने की बात की जाए या फिर दूसरी स्कूल में भेजने की बात की जाए या फिर रटने पर फोकस किया जाए। ठीक है चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है भैया, यदि बच्चा स्वयं के अनुभवों से ज्ञान की संरचना करता है तो भैया यही क्या है, ये इसी को कहा जाएगा सार्थक अधिगम। तो विकल्प डी में यहां पर कहा गया है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर देखिए विकास के सिद्धांत दिए गए हैं और कौन सा सिद्धांत क्या बताता है यहां पर बताया गया है, तो इनका हमें मिलान करना है। देखिए समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से क्या है, बाहर की ओर होगा। सिर पदाभिमुख सिद्धांत क्या बताता है कि विकास सिर से पैर की ओर होगा। ठीक है ना। अंतर व्यक्तिक भिन्नता सिद्धांत क्या बताता है कि विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतराव्यक्तिक भिन्नताएं ये क्या बताता है कि किसी एक बच्चे के में विकास है अलग एक क्षेत्र की अपेक्षा जो विकास है दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है, तो ये होगा 3 से। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। आनुवंशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना जा सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जो आनुवंशिकता भैया ये आपके गर्भाधान के समय ही क्या है निश्चित हो जाती है, मतलब ये स्थिर रहती है, इसमें क्या है कोई भी मतलब बदलाव नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं इसे एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है अगला क्वेश्चन लेते हैं। निर्मितवाद अधिगम में शिक्षक की भूमिका है। निर्मितवाद जिसे हम रचनावाद भी कह सकते हैं, तो भाई इसमें जो शिक्षक की भूमिका होती है वह है सहजकर्ता के रूप में होती है। विकल्प बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।